हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान जी के 18+ पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के जो कि मॉडल पेपर के बारे में। तो दोस्तों आज हम जो कि सामाजिक का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे जो भी पूरे वो जो मॉडल पेपर पूरा के जो कैसा आता है कैसा नहीं आता उसके बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हमारे सबसे पहले आता है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसे हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, जो कि हमने हमारे आएंगे 15 नंबर के। कुल 15 नंबर के आएंगे, जो कि एक नंबर का एक होगा दोस्तों, एक नंबर का एक प्रश्न होगा। जो जो कि जिसमें जैसे कि अबसद बोलते हैं जिसे। और दूसरे के अंदर आएगा कि अपने रिक्त स्थान जिसे हम खाली जगह बोलते हैं। तो खाली जगह जो कि दोस्तों 7 नंबर की आएगी और 7 ही खाली जगह आएगी। तो दोस्तों इसके बाद हमारे आता है कि अति लघुत्रात्मक प्रश्न। इसके अंदर दोस्तों आएंगे हमारे कुल कितने हैं दोस्तों, अभी देख लेते हैं जो कि हमने बना रखा है। इसके अंदर आएंगे हमारे 10% दोस्तों, नहीं सॉरी 11% नहीं हमारे, अभी देखते हैं दोस्तों, एक मिनट है। हाँ 10% आएंगे दोस्तों इसके अंदर इस अति लघुत्रात्मक प्रश्न के बारे में। तो इसके इस यहाँ पर है ना, हमारे 10% आएंगे जो कि एक एक नंबर के आएंगे। 10% ये हमारे 10 नंबर का ये आएगा, 7 नंबर का हमारे रिक्त स्थान आएंगे और 15 नंबर के हमारे वो ऑब्जेक्टिव आएंगे। और अब हमारा पहला प्रश्न है अति लघुत्रात्मक के अंदर, जो कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि साइमन कमीशन का गठन 1927 के अंदर हुआ था। और अब दूसरा प्रश्न है कि फूलर से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर है कि जो व्यक्ति फूल करता है अर्थात चुन्नटों के सहारे कपड़ों को समेटता है, वह फूलर कहलाता है। कलर लिखा गया है, सॉरी दोस्तों, फूलर कहलाता है। और अब हमारा तीसरा प्रश्न है इसका ही कि ईस्ट इंडिया कंपनी में गुमासत यहाँ पर था दोस्तों। गुमासत की नियुक्ति क्यों की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमासत भारतीय बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने तथा कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारियों के नियुक्त किए, जिसे जिसे हम गुमासत कहते हैं। और अब हमारा चौथा प्रश्न है कि लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों ये लोकतंत्र वाला पार्ट आपको जो कि अपने है ना राजनीतिक वाली किताब में से 5वां पार्ट आप जो कि लोकतंत्र के परिणाम है वो तैयार कर लेना अच्छी तरह से, क्योंकि उसके अंदर से प्रश्न बनते हैं दोस्तों। और इसका आंसर हो जाएगा लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत यह है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। दोस्तों लोकतंत्र के अंदर जनता ही सारी शक्ति का स्रोत है। और अब हमारा है 5वां प्रश्न, जो कि है जातिवाद से संबंधित। जातिवाद से क्या आशय है। तो जब इसका उत्तर हो जाएगा नेता जब राजनेता चुनावी लाभ के लिए जातिगत चेतना ओके कर, हाँ सॉरी दोस्तों यहाँ मिस प्रिंट हो गया, राजनीतिक चेतना कर उसका लाभ उठाने का प्रयास करता है, तो उस प्रक्रिया को जातिवाद कहते हैं। और छठा है कि एक दलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जब किसी देश में केवल एक ही सरकार या दल एक ही दल हो, अर्थात सरकार बनाने की अनुमति हो एक दल को ही हो। और अब हमारा 7वां है कि स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र को कितने भागों में बांटा है। तो स्वामित्व के आधार पर दो भागों में बांटा है। पहला है सार्वजनिक और दूसरा है निजी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। 8वां है कि उदारीकरण का क्या अभिप्राय है। ये आपने अगर अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो आपको ये याद होगा कि सरकार द्वारा व्यापार एवं निवेश पर से अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं। तो अब हमारा आता है कि 9वां प्रश्न, जो कि अति लघुत्रात्मक है कि वनों की कटाई के 2 अप्रत्यक्ष परिणाम, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष। तो पहला तो है कि वनों के बिना देश में सुख की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। यहाँ
सूखे, सॉरी दोस्तों यहाँ सुख नहीं है, सूखे हैं, सूखे, सूखे, सूखे की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। और दूसरा है कि वनों के विनाश में अनेक क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या गंभीर होती है। और अब हमारा है 10वां प्रश्न कि कहाँ पर प्रदूषण क्या, सॉरी ताप है यहाँ पर, सॉरी दोस्तों मिसप्रिंट हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर है ताप, ताप, ताप प्रदूषण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा जब कारखाने तथा तापक्रम में गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण होता है, जिसे हम ताप प्रदूषण कहते हैं। और अब हमारे जो कि लघुत्तरात्मक प्रश्न शुरू हो जाते हैं, जिसमें अंदर हमारा ये जो कि अपने दूसरे पार्ट यानी कि इतिहास के दूसरे पार्ट से आएगा। चौथा प्रश्न तो ये आप वो तैयार ही कर लेना, 2 नंबर है इसके पक्के, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो कि 2 नंबर के हैं प्रश्न। और इस ये प्रश्न देखते हैं कि गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के प्रति असहयोग नीति क्यों अपनाई। यहाँ सॉरी असहयोग था या सहयोग मिसप्रिंट से हो गया है कि नीति क्यों अपनाई। इसका उत्तर हो जाएगा कि गांधी जी का विचार था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग के कारण चल पा रहा है। यदि भारतवासी अपना सहयोग वापस ले ले तो साल भर में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा, स्वराज की स्थापना हो जाएगी। इसी कारण गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग की नीति अपनाई। और 5वां प्रश्न है कि 19वीं सदी है, सॉरी यहाँ पर 19वीं सदी में छापेखानी की तकनीक में हुई कोई 2 सुधारों का वर्णन कीजिए। तो पहला है कि 19वीं सदी, यह सदी है यहाँ पर भी दोस्तों, सदी के मध्य तक न्यूयॉर्क ने रिचर्ड एम होने शक्तिशाली बेलनाकार प्रेस का उपयोगी बना लिया था, प्रेस को उपयोगी बना लिया था। और दूसरा है अपने कि दूसरा पॉइंट है ये यहाँ से 19वीं सदी के अंत तक और सेट प्रेस आ गया था और जिससे एक साथ 6 रंग की छपाई की जा सकती थी। और छठा प्रश्न है कि श्रीलंका में तमिलों की है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर तमिलों की कर देना या तमिलों की प्रमुख 2 मांगे क्या थी। तो पहली तो थी तमिलों की कि सीएलई को भी राजभाषा का दर्जा दिया जाए और शिक्षा व सरकारी नौकरियों में भी तमिलों को समान अवसर या अधिकार दिए जाए। 7वां प्रश्न हमारे हैं कि सांप्रदायिक राजनीति का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सांप्रदायिक राजनीति का अर्थ है कि राजनीति में धर्म का इस तरह प्रयोग कि एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, जब राज्य अपनी सत्ता है, सॉरी यहाँ पर सत्ता का प्रयोग किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगे तो उसे हम क्या कहते हैं, सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं। और 8वां प्रश्न है कि राजनीतिक दल की वंशवाद की चुनौती से क्या आशय है। तो दोस्तों अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो वंशवाद के ऊपर वहाँ उस चैप्टर के अंदर विस्तार से बताया गया है। तो दोस्तों शुरू करते हैं इसका आंसर कि वंशवाद की चुनौती से यह आशय है कि अनेक दलों की शीर्ष पद हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं। अनेक लोगों मतलब कि एक पद पर अपने ही मतलब परिवार के सदस्य उस पद पर आते हैं, उसे हम वंशवाद कह सकते हैं शॉर्ट में। और यह दल के अन्य सदस्यों के साथ अन्याय होता है। इसे अनुभवहीन और जन आधार वाले लोग ताकत वाले पद पर पहुंच जाते हैं। यह प्रवृत्ति लगभग पूरे विश्व राजनीतिक दलों में विद्यमान है, पूरे विश्व के अंदर है यह प्रवृत्ति। तो दोस्तों भारत के अंदर तो इसे कुछ मतलब कानून बने हुए हैं कि कैसे बनेंगे और इसके कानून के अंदर ही हैं। और अब हमारा 10वां प्रश्न है कि विदेशी व्यापार के कोई 2 लाभ बताइए। तो पहला लाभ हो जाएगा
विदेशी व्यापार से देश में उपभोक्ता को कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान होती हैं और विदेशी व्यापार से उत्पादों को अपना उत्पादन विदेश में बेचने का अवसर मिलता है। और इसके अंदर हम ये भी लिख सकते हैं कि इससे अपने को मतलब उचित मूल्य पर वस्तुएं सस्ते मूल्य पर मिल जाती हैं। हाँ, तो अब हमारा 11वां प्रश्न है कि देश के बीच तुलना करने के लिए कुल आय अधिक मापदंड क्यों नहीं है, क्यों बताना है इसके अंदर। तो देश के बीच तुलना करने के लिए करने के लिए कुल आय अधिक उपयुक्त मापदंड नहीं है, क्योंकि देश की जनसंख्या अलग अलग होती है। कुल आयु से तुलना करने पर हमें यह ज्ञात नहीं होता है कि औसत व्यक्ति की आय कितनी है। क्या एक्शन देश क्या देश के लोग दूसरे देशों से बेहतर क्या एक सॉरी यहाँ पर एक देश के लोग एक देश के यहाँ पर है एक देश के लोग दूसरे देश से कितने बेहतर हैं। और अब हमारा आता है जो कि 12वां प्रश्न है कि उपभोक्ता संरक्षण परिषद के कोई कार्य बताने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि एक पहला कार्य है कि उपभोक्ता संरक्षण परिषद उपभोक्ताओं के संरक्षण का कार्य करती हैं और दूसरा है कि यह उपभोक्ताओं का मार्गदर्शन करती हैं कि कैसे उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज कराएं लिखना है यहाँ पर दोस्तों, ये मिसप्रिंट हो जाता है दोस्तों। और अब हमारा 13वां प्रश्न जो कि है भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं आदि शामिल हैं इसके अंदर। और 14 प्रश्न है कि वर्षा जल संग्रहण के उद्देश्य लिखिए। तो इसके उद्देश्य हम कहीं लिख सकते हैं, तो जैसे कि वर्षा जल संग्रह नदियों से में आई बाढ़ पर नियंत्रण होती हैं। इसके अंतर्गत एकत्रित जल को शुष्क मौसम में जल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। संगत अपनी जमीन के सिंचाई की जा सकती है। यहाँ पर जमीन की सिंचाई की जा सकती है। भौगोलिक स्तर ऊंचा उड़ता है। वर्षा जल संग्रह से सिंचाई के साथ साथ अन्य कार्यों के लिए भी जल की उपलब्ध हो पाता है जल भी उपलब्ध हो पाता है। और 15 प्रश्न है कि व्यापार से आप क्या समझते हैं, स्थानीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा इसका व्यापार से तात्पर्य व्यक्तियों क्षेत्र 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य वस्तु और सेवाओं के आधार को व्यापार कहते हैं। यह नहीं दोस्तों, व्यक्तियों जैसे कि मध्य वस्तुओं और सेवाओं के आधार के मध्य आधार को व्यापार कहते हैं। जब व्यापार एक देश से दूसरे देश के अंदर दोस्तों यहाँ पर एक देश के अंदर गांव में होता है तो वह स्थानीय व्यापार कहलाता है। लेकिन जब व्यापार एक देश या दूसरे देश के उसे वस्तु मुद्राओं के माध्यम से होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। और अब हमारा जो कि हमारे ये यहाँ से जो कि बड़े वाले प्रश्न आ चुके हैं कि यहाँ देखो दोस्तों, ये 1 2 3 4 ये चारों जो कि हैं 3-3 नंबर के प्रश्न अपने यहाँ पर हैं। तो चलिए दोस्तों, और यहाँ पर इनके अंदर इन सभी यहाँ 16 से 22 तक के जो भी प्रश्न है उसके अंदर आपको अथवा मिलेगा। जो भी आपको अच्छा लगे वो अच्छी तरीके से आता हो वो आप कर लेना। हमने यहाँ पर अथवा नहीं लिखा है, सॉरी दोस्तों।
और 16% है कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की कोई 4 विशेषताएं बतानी है आपको। और 17 है कि 19वीं साड़ी लिखा गया है, सॉरी दोस्तों, सदी के यहाँ पर सदी है कि मध्य में भारत में सूती कपड़ा उद्योग में गिरावट के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 कारकों की व्याख्या कीजिए। और 18वें है कि संघीय शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, उनकी 2 प्रमुख विशेषताएं का वर्णन कीजिए। और अब हमारा आता है कि अल्प बेरोजगारी किसे कहते हैं, तो अल्प बेरोजगारी किसे कहते हैं ये बताना है। और अल्प बेरोजगारी को दूर करने के कोई तरीके लिखिए, तरीके बताइए जिसके अतिरिक्त रोजगार का सृजन हो सके। हाँ तो दोस्तों सॉरी हाँ दोस्तों, हाँ भाई हम इनको मिटा देते हैं दोस्तों, बाद में हम बात करेंगे दूसरों के। तो 20% है कि शहरी गरीबों के दिनों में औपचारिक व अनौपचारिक के योगदान की तुलना कीजिए। सॉरी यहाँ दिनों नहीं है, ऋण है, सॉरी। शहरी गरीबों के ऋणों में औपचारिक व अनौपचारिक के योगदान की तुलना कीजिए। औपचारिक क्षेत्र के ऋणों में सृजन भागीदारी बढ़ाने में तो सुझाव दीजिए। और अब हमारा जो 21% आया हुआ है कि फ्रांसीसी, सॉरी दोस्तों, 21% जो कि मैं बता देता हूँ आपको, ये आपके इतिहास के अंदर से आएगा, यूरोप के राष्ट्रवाद से के अंदर से आएगा। और 21% हमने लिया है कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। तो उन्होंने जैसे कि देश का राष्ट्रीय ध्वज बनाया, ऐसे आप लिख सकते हैं। और अब हमारा 22वां जो कि आपके नक्शा आएगा, जो जिसे हम सॉरी दोस्तों नक्शा आएगा जो कि आपको बनना है, जैसे कि कोई भी दे देगा लो आयशक के बारे में, तो हमारा ये आएगा, ये भी अथवा के अंदर आएगा। दिए गए भारत के रेखा चित्र आपको दे दिया जाएगा, उसके अंदर उनको अंकित करना है। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर सॉरी ये अलग अलग हैं दोस्तों, ये अलग अलग हैं ना दोस्तों, ये अलग अलग है। अभी हम मिटा कर आपको बता देते हैं, ये अलग अलग हैं। तो सिंगरौली है एक है डिगबोई, झाबुआ, भंडारा। तो सिंगरौली और डिगबोई तो हमारे यहाँ पर है, कहाँ पर है, सिंगरौली और डिगबोई तो अपने उसके अंदर यहाँ पर उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, जो कि हमारा था असम के अंदर ये है। और ये आप देख लेना, ये दोनों झाबुआ और भंडारा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।